जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। आज हम लेके आए हैं एक कहानी आप लोगों के लिए। और ये कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। ये स्टोरी जब आप सुनेंगे आज, हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आपको एहसास कराएगी, आपको महसूस कराएगी, आपको फ़ील कराएगी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें माँ है, पिता है, 3 भाई हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, और किस तरह से वो परिवार बिखर जाता है धीरे धीरे। पहले हमारे भारतवर्ष में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, काका काकी, आस पड़ोस और परिवार में बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के हाल चाल लेना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना, एक दूसरे को से बात करना, बहुत सारा खुशियाँ थीं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ समय बीत जाया करता था, पता नहीं चलता था कब कैसे कहाँ। लेकिन धीरे धीरे वो फैमिली डिस्ट्रॉय होती जा रही है। कुछ गांव शहर में बदल गए हैं और कई सारी फैमिलियाँ, पूरी फैमिलियाँ जो हैं गांव से शहर में आके बस गई हैं, और शहर की चमक धमक में, लोभ लालच में फंस कर जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी फैमिली को भूल गई हैं। कहीं कहीं बड़े बूढ़े गांव में ही रह गए हैं, उनके बच्चे शहरों में आके बस गए हैं। उनके बड़े बूढ़े जो माँ बाप हैं वो भी उनकी आस देखते हैं कि कब हमारा बच्चा आएगा, हमें प्यार देगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन उन माँ बाप की कोई खबर ही नहीं लेता। पहले जब हम नए नए शहर में बसते हैं तो रोज़ डेली फ़ोन किया करते थे, कॉल किया करते थे। पहले खत चला करते थे, खत लिखा करते थे। पहले हालचाल पूछा करते थे दिनों दिनों में, फिर दिनों दिनों से हफ्तों बदल जाते हैं, हफ्तों से महीनों में हालचाल लिया जाता है, महीनों से फिर साल हो जाती हैं। धीरे धीरे एक दूसरे का हालचाल लेना भूल जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आने लग जाती हैं। धीरे धीरे पता नहीं कब कैसे कहाँ दरार सी पड़ जाती है, एक दूसरे को भूल से जाते हैं, अपने ही माँ बाप को भूल जाते हैं, शहर की लोभ लालच में, माया में फंस के, उसकी चमक धमक में फंस के। तो यही एक ऐसी कहानी है एक किरदार की जिसका नाम है बबली। ये 3 भाई हैं और ये दूसरे नंबर के भाई हैं, बीच के भाई हैं। उन्होंने ही पूरी कहानी कही है कि किस तरह से ये भी पढ़ लिख के शहर में आ गए हैं, अपने अपने परिवार को छोड़ के गाँव में। पहले हर रोज़ माता पिता से, भाइयों से खत लिखा करते थे, हालचाल पूछा करते थे, लेकिन अब हफ्ते बीत गए, महीनों बीत गए, करीब 2-3 साल से ना ये गांव गए हैं और ना ही इन्होंने खत लिखा है। अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रह रहे हैं। तो ये कहानी आई होप आप लोगों को लिंक कर पाएगी, आप लोगों को डायरेक्टली फ़ील करा पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बबुली की कहानी, जो कि आपको एहसास करा पाएगी किस तरह से हमारे भारतवर्ष में जो परिवार का प्यार हुआ करता था तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन साथ के साथ ये भी एहसास कराएगी कि दूर रहकर भी हम कितने पास हैं और एक दूसरे के हमारा कितना एहसास है और हम लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। कहानी का नाम है द ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धांजलि द ट्रिब्यूट। जैसे ही मैं ऑफिस में अपनी मेज़ पर पहुंचा, मेरी नज़र एक पत्र पर रुक गई। इसमें मेरे बड़े भाई की परिचित खूबसूरत लिखावट थी। बहुत लंबे समय के बाद उसने मुझे पत्र लिखा था। इतने दिनों तक घर पर पत्र ना लिखने के कारण मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गया। मेरे छात्र दिनों में ये लगभग नियमित मामला था। मैं यात्रा के तनाव की परवाह किए बिना एक खस्ता हाल बस से उस दूर के गांव में घर जाता था। मेरा घर, मेरा गांव, वे मुझे शहर की मरणासन ज़िंदगी से दूर खींचते थे। अब चीज़ें बदल गई हैं और मैं भी बदल गया हूँ। काफ़ी हद तक मेरे आसपास बहुत सारे मकड़जाल जम गए हैं। मैं समय और व्यवसाय के उस अदृश्य ज्वार में बह गया हूँ। मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, जहाँ मुझे नौकरी मिली, और अब इन 2 वर्षों में मैंने एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचा है। कई बार मेरी माँ ने पत्र लिखकर मेरी लेखन में लापरवाही के बारे में शिकायत की है। उसने मुझे अपनी शादी से पहले के दिनों की भी याद दिला दी है। फिर भी मैं आत्मसंतुष्टि के उन धागों को तोड़ने में सक्षम हूँ जो मेरे चारों ओर लिपटे हुए हैं। मैं ये साबित करने के लिए चुप रहा हूँ कि मैं व्यस्त और चिंतित हूँ। अब वे शिकायत नहीं करती, शायद वे मेरी स्थिति समझती हैं। आमतौर पर मेरे बड़े भाई मुझे खत नहीं लिखते, उससे मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़े भाई के रूप में मेरी चिंता के बदले में उन्होंने मुझसे कभी कोई निशानी नहीं मांगी। उन दिनों जब मैं विद्यार्थी था तो वे केवल मेरा हालचाल पूछते थे। मैं घर पर रहने के दौरान वह हमारे घर के पीछे के तालाब से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ता था और अपनी पत्नी से एक अच्छी डिश बनाने के लिए कहता था, क्योंकि मुझे मछली बहुत पसंद थी।
जब मछली कम होती थी तो पकवान विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया जाता था। वे अपनी पत्नी से कहते थे, तुम्हें बबुली के लिए सरसों के पेस्ट का उपयोग करके पकवान को जितना संभव हो उतना स्वादिष्ट बनाना चाहिए। अब भी वे वही प्रेम और करुणा के स्वर वाला वही व्यक्ति है। उनमें कुछ भी नहीं बदला है। उनके 7 बच्चे, पिता, माँ, मवेशी, खेत, घरेलू जिम्मेदारियाँ, वे वही हैं मेरे बड़े भाई। मैंने पत्र को सावधानी से संभाला। उन्होंने मुझसे घर आने को कहा था। कुछ झगड़ा खड़ा हो गया था। दोनों भाभियों में झगड़ा हो गया था। हमारे धान के खेत, झोंपड़ी और सारी चल अचल संपत्ति हमारे बीच 3 हिस्सों में बांटी जानी थी। मेरी उपस्थिति अपरिहार्य थी। ये मेरा दूसरा भाई था जो बंटवारे को लेकर बहुत सख्त और दृढ़ था। वे इसे किसी भी कीमत पर चाहता था। मैंने पत्र पढ़ना समाप्त कर दिया। ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया। मुझे असहाय अनाथ महसूस हुआ। एक प्रकार की निराशा मुझे काफ़ी समय तक सताती रही। काफ़ी लगातार मैंने कुर्सी पर असहाय होकर जम्हाइयाँ लेते हुए उन्हें दूर भगाने की कोशिश की। शाम को जब मैंने अपनी पत्नी को होने वाले बंटवारे के बारे में बताया तो मैंने उसे बिल्कुल शांत पाया। उसने बस मुझसे पूछा, कब? मानो वह पूरी तरह तैयार थी और इस घटना की घटित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। 1 सप्ताह के समय में, मैंने कहा। उस रात बिस्तर पर मेरी पत्नी ने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे। हमारा हिस्सा क्या होगा और इसे बेचने पर हमें कितना लाभ होगा। संतुष्ट करने के लिए मैंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने अनुमान लगाया कि ये लगभग 20,000 रुपये होना चाहिए। वह मेरे करीब आई और बोली, हमें गांव में कोई ज़मीन नहीं चाहिए। हम इसका क्या करेंगे? चलो इसे बेचकर पैसे ले लेंगे। याद रखना, जब तुम इसे बेचोगे तो पूरे 20,000 मुझे सौंप देना। मैं इसका उचित उपयोग करूंगी। हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। आप जानते हैं गर्मियां आ रही हैं। आपको साइकिल चलाकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक स्कूटर होना चाहिए और बाकी पैसे हम एक बैंक में रख देंगे। वहाँ गांव में ज़मीन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते और हमारी ज़मीन से दूसरे लाभ क्यों उठाएं? मैं अंधेरे में देख रहे एक मासूम मेमने की तरह ये सब सुन रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कसाई अपनी चाकू की धार तेज कर रहा है। कोई धुन गुनगुना रहा है और मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने का इंतज़ार कर रहा है और मुझे सांत्वना देते हुए कह रहा है कि मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन है। वे दिन बीत गए, वे भावनाएं चली गईं। जब घर शब्द मेरे दिल को भावनाओं से भर देता था और उस स्नेह भरे शब्द भाई में क्या भाव था, इससे मेरा दिल प्यार से कैसे धड़कने लगता था। ये सब बातें याद करके मुझे कमज़ोरी और दयनीयता महसूस हो रही थी। दिल कहाँ गया, वे दिन कहाँ गए, कहाँ चली गई भावना की वे सहजता। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई अजनबी अचानक इतना घनिष्ठ कैसे हो सकता है। केवल करीब रहने का मौन वादा करके थोड़ी सी गर्मजोशी साझा कर रहा था, लेकिन 2 दिन में मैं सामान्य हो गया। मैं उस चीज़ का आदी हो गया जो एक झटका था। बाद में बाज़ार में अपनी पत्नी के साथ तालमेल बिठाते हुए मैंने उन विभिन्न चीज़ों की कीमतों के बारे में पूछताछ की जिन्हें वे खरीदना चाहती थी। चीज़ खरीदना लगभग तय था। एक सेकंड हैंड स्कूटर, एक स्टीरियो सेट और कुछ सोने के गहने। मैंने कीमतों की एक सूची तैयार की। वह मुझे अपने इरादों के बारे में याद दिलाती रहती थी और काफ़ी अधीरता दिखा रही थी। शनिवार की दोपहर थी। मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वही बस वहाँ थी जो मुझसे पुरानी परिचित भावना जगा रही थी। मैं ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए दौड़ा, जो मेरी पसंदीदा सीट थी। जल्दबाजी में मेरा घुटना दरवाजे से टकरा गया। इससे मुझे चोट लगी। ब्रीफकेस गिर गया और मेरी प्यारी माँ के लिए भगवान लिंगराज के प्रसाद वाला छोटा पैकेट ज़मीन पर बिखर गया। मुझे ऐसा लगा मानो पूरी बस ज़ोर ज़ोर से ये सवाल पूछ रही हो, कितने साल बाद? तुमने अपने घर के लिए अपने दिल में जो कोमल प्यार था उसे बरकरार रखने की ज़रा भी परवाह नहीं की। इसके बजाय तुमने मदद के लिए इसे कसाई को बेच दिया है। खुद शहर बन जाओ बाबू, लानत है तुम पर।
मैं ब्रीफ केस और गंदे पैकेट का सामान इकट्ठा करके बस के क्लीनर और कंडक्टर के लिए एक बेशर्म मुस्कान के साथ बस में चढ़ गया। जब मैं नीचे उतरा तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने पहले ही लिख दिया था, मेरा बड़ा भाई बस स्टॉप पर मिलने आया था। वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह ब्रीफ केस मुझे दे दो, यह भारी होगा। उसने इसे लगभग मुझसे छीन ही लिया। मैं तो उनके पैर छूना भी भूल गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं मेरे आगे आगे चल रहा था। हम गांव की सड़क पर चल रहे थे, धूल भरी, और हमेशा वैसे ही मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं आमतौर पर शाम को ट्यूशन के लिए एक शिक्षक के पास जाने के लिए अकेले सड़क पार कर रहा था। जब मैं अपनी पढ़ाई से लौटता था तो आमतौर पर देर हो चुकी होती थी और अंधेरा हो जाता था। मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे घर वापस लेने के लिए मौजूद रहता था ताकि मैं डर ना जाऊं। वह लालटेन, किताबों और नोट से भरा मेरा बैग ले जाता था। ऐसा करने के लिए मुझे उसका अनुसरण करना पड़ा। अगर मैं पीछे रह जाता तो वह पूछते, क्यों, तुम शायद थक गए हो, आओ मेरे हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। कभी कभी मुझे अपने कंधों पर उठाकर खेतों में घुमाने ले जाता था। बस स्टॉप गांव से कुछ ही दूर पर था। मैं उसके पीछे पड़ गया था। वह रुका और वही पुराना प्रश्न पूछा जो पूछता था। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। अतीत मेरे अंदर उभर रहा था। बचपन के दिन, अब के दिन, समय मेरे लिए थक गया। मैं बदल गया हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई, समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सका। उन दिनों की तरह अब भी मेरा बैग लेकर मेरे आगे आगे चल रहा था। मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। मैंने झिझकते हुए कहा, भाई मुझे वे ब्रीफ केस दे दो, मुझे इसे थोड़ी देर के लिए ले जाने दो। तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा, ये भारी है और तुम थके हुए हो। चलो अपने कदम तेज करो, तुम्हें भूख लग रही होगी, शाम के भोजन का समय हो गया है। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। हम घर पहुँचे, अंधेरा हो चुका था। पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बाती जलाने का समय हो गया था। उन दिनों के विपरीत मेरा कोई भी भतीजा चिल्लाते हुए मेरी ओर नहीं आया। ये चाचा हैं। मेरी भाभी मुझे लेने के लिए रसोई से नहीं दौड़ी। ये सब शांत और शांतिपूर्ण था। तभी मेरी माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दूसरा भाई और उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरे घर में असामान्यता का माहौल था, बल्कि कब्रिस्तान की शांति का, मानो घर अपने अंतिम पतन की तैयारी कर रहा हो। मैंने सबके साथ सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर घृणित शांति थी। मेरे दूसरे भाई और उसकी पत्नी ने घर पर मौजूद होने के बावजूद कोई भावना नहीं दिखाई। वे विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं पूरी रात सो नहीं सका और अगली सुबह काफ़ी घटनापूर्ण ढंग से बीती। मध्याह्न का समय था। विभाजन की निगरानी के लिए 7 या 8 लोग हमारे प्रांगण में एकत्र हुए। हम 3 भाई मौजूद थे। माँ आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अंतिम अलगाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो उस घरेलू शरीर के मांस को काटने के लिए तैयार हों, जिसे हमारे माता पिता ने अपनी शादी के दिन से पोषित किया था। और फिर हम एक एक टुकड़ा पकड़कर 3 अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। घर का सारा सामान परिवार के आंगन में ढेर लगा हुआ था। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाना था। घर की सभी छोटी छोटी चीज़ें, नारियल के छिलकों और बांस से बनी करछुल से लेकर उस छोटे बक्से तक जहाँ पिताजी पान रखा करते थे, लगभग हर चलने फिरने लायक चीज़, कुल्हाड़ी और पुराने रेडियो सेट का भी उत्पादन किया गया था। सभी सामान की एक लंबी सूची बनाई गई। कुछ भी नहीं बख्शा गया। ना तो ढिंकी होता लकड़ी चावल कोलू, और ना ही परिवार की मूर्तियों की छोटी आकृतियाँ। मैंने अपने बड़े भाई को उड़ते देखा। वह चीज़ों के ढेर के पास एक क्षण के लिए रुका और अपनी कलाई घड़ी का पट्टा खोलकर उसे अन्य चीज़ों के साथ ढेर पर रख दिया। शायद उसके गाल पर एक आंसू छलक आया। भारी आहा के साथ वह वहाँ से चला गया। मैंने अक्सर उसे ये कहते हुए सुना था कि जब वह 11वीं कक्षा में था तो पिताजी ने उसके लिए वह कलाई घड़ी खरीदी थी। लेकिन मुझे भी ये अच्छी तरह से याद है, मेरे एमए अंतिम वर्ष में एक साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाने के लिए मुझे पैसे भेजने के लिए उन्होंने वह घड़ी गिरवी रख दी थी। उन्होंने मुझे 150 रुपये की रकम भेजी थी। मुझे अच्छी तरह याद है।
कोई नहीं जानता कि कलाई घड़ी उसके पास वापस आएगी या नहीं। उनका ये कदम अतीत से उनके सारे लगाव को ख़त्म करने का प्रतीक लग रहा था। मैं चुप था। मेरी बड़ी भाभी पिछवाड़े में थी। मेरा दूसरा भाई अक्सर पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाता रहता था और हमारे साथ उसकी जगह लेता था। ये ऐसा था जैसे कसाई का चाकू खुद को तेज करने के लिए पत्थर पर जा रहा हो। बड़ा भाई शांत स्वभाव का था। एक आदर्श सज्जन की तरह वे निष्पक्षता से कार्रवाई को देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने बेटे के जनेऊ समारोह के दिन और मेरी शादी के दिन गए थे। यह उसी प्रकार की व्याकुलता और गंभीरता थी। ईमानदारी से अपने कर्तव्य में संलग्न होना। मेरे दूसरे भाई के साथ कुछ भी चर्चा करते समय उसकी आवाज़ वही शांत और संयमित थी, अविश्वास और पछतावे का संकेत नहीं। मुझे याद है जिस साल पिताजी की मृत्यु हुई, हमें भारी आर्थिक तनाव में रहना पड़ा। शीत ऋतु का मौसम था, ठंड अपने चरम पर थी। हमारे पास सीमित संख्या में कंबल थे। ठंड इतनी अधिक थी कि विशेष रूप से आधी रात को एक कंबल किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उस रात मैं पैसे रूम में सो रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर मेरे बड़े भाई का कंबल मेरे साथ मिला हुआ है। भोर में ही वह कंधे पर कंबल डाले बिना ही खेतों की ओर निकल गया था। यदि उससे पूछा जाता कि क्यों, तो वह अवश्य ही अपने चिर परिचित अंदाज में यही कहता कि उसे ठंड नहीं लग रही है। अब मेरे पास आरामदायक आय है, फिर भी मेरे मन में कभी भी अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का ख्याल नहीं आया। वह अब भी उस फटे हुए कंबल से संतुष्ट और खुश है जिससे उसने मुझे 2 बार उड़ाया था। बाकी सारी चीज़ों के साथ वही कंबल मेरे सामने था। मैं ठंड और अपनी कृतज्ञता से कांप उठा। आखिरकार विभाजन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई। दूसरे भाई ने जो भी मांग की, मेरे बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए इस पर सहमति व्यक्त की। मेरे दूसरे भाई ने मुझे दी गई ज़मीन का हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव रखा और कीमत के रूप में 18,000 रुपये की पेशकश की। शाम को मेरा बड़ा भाई मुझे धान के खेत दिखाने के लिए अपने साथ ले गया जो मेरे होने वाले थे। मैं चुपचाप तो उसके पीछे हो लिया। हम एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर बढ़े। हर जगह मैं उसके पैरों, उसकी हथेली और उसकी उंगलियों के निशान महसूस कर सकता था। धान के खेतों की छाती पर मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमक रहे थे। वह मुझे खेत दिखा रहा था जैसे एक पिता किसी अजनबी को परिवार के सदस्य से मिलवाता है। सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। मेरे अंदर अपने बड़े भाई से मिलने की हिम्मत नहीं थी। बस स्टॉप के लिए निकलने से पहले मैंने कागज़ की वही पर्ची अपनी बड़ी भाभी को दी जिसमें मेरे हिस्से की जानकारी थी। उस पर्ची के खाली हिस्से पर लिखते हुए मैंने उससे इसे अपने बड़े भाई को देने के लिए कहा था और चुपचाप हमारे घर से निकल गया। मैं लिख चुका था, भाई मैं ज़मीन का क्या करूँगा? आप मेरी भूमि हैं जहाँ से मैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कृपया इसे स्वीकार करें। यदि तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बबली। या दोस्तों, ये कहानी थी एक परिवार की, ये कहानी थी एक एहसास की, ये कहानी थी एक जॉइंट फैमिली की, ये कहानी थी बबली की, उसके प्रेम की, अथाह प्रेम की अपने बड़े भाई के लिए। कहानी में दिखाया गया किस तरह से छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने में आकर और किसी और के कहने में आकर जो है कैसे बंटवारा करना चाहता था। बंटवारा हुआ, लेकिन बबली उन उपकारों को नहीं भूला, उस प्रेम को नहीं भूला अपने बड़े भाई के, और अपना सारा कुछ ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के जो है अपने भाई को दे गया। इसे कहते हैं द ट्रिब्यूट, द श्रद्धांजलि। देखिए, दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार ही नहीं हैं। अगर हमारे परिवार हैं तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। तो आपसे बस मेरा इतना सा निवेदन है कि जॉइंट फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें, और अगर किसी कारणवश मजबूरी में अगर आपको अलग होना पड़ रहा है तो उन एहसानों को, उस सुख दुख को, तो परिवार के उस प्यार को ना भूलें जो एक दूसरे के साथ समय बिताया है, एक दूसरे के साथ खेले हैं, कूदे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। तो यही थी कहानी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे।
तो अपने परिवार को बनाए रखें, मिलजुल कर रहें और साथ साथ मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।